सावधान, इस कहानी में वयस्क भाषा और कुछ ऐसे दृश्य हैं जो केवल 18 वर्ष से ऊपर के श्रोताओं के लिए हैं। इसमें उपयोग किए गए शब्द और स्थितियां हर किसी के लिए उचित नहीं हो सकती। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और इसे अपनी जिम्मेदारी पर सुनें। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू केपी नॉवल वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11। ली दायलू की नवीनतम रिपोर्ट आ गई है महोदय, लियू वेई ने रिपोर्ट सौंपते हुए कहा। वांग चाओ ने उसे उससे लेकर एक तरफ रख दिया। इस पर क्या लिखा है? उसने अपने सहायक से पूछा। उसे पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई। उन्होंने आज 5 वाहनों पर $10 मिलियन खर्च किए, जिनमें से 2 सैन्य श्रेणी के हैं जिनमें उन्होंने डिलीवरी से पहले संशोधन करवाने का अनुरोध किया है। 2 अन्य ऑफ रोड वाहन हैं, एक नीला और एक काला, और अंत में एक मनोरंजक ATV है, लियू वेई ने कहा, जिन्होंने फोल्डर में मौजूद जानकारी को पहले ही याद कर लिया था। 10 मिलियन, वांग चाओ ने अपनी डेस्क से नजरें उठाकर पूछा। क्या उसने इसके लिए लोन लिया था? नहीं महोदय, 3 वाहनों के डीलरों ने नकद भुगतान करने का अनुरोध किया था और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। तो उसने फार्म के लिए तो लोन लिया, लेकिन गाड़ियों के लिए क्यों नहीं? वांग चाओ ने हैरानी से कहा। दूसरी पीढ़ी की इस राजकुमारी के बारे में जितना ज्यादा वह जानता गया, उतना ही वह उलझन में पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह 2 बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व हों। एक तरफ वो बिगड़ी हुई थी जिसने कभी काम नहीं किया था, और दूसरी तरफ वो जिसके साफ तौर पर कुछ गंभीर इरादे थे। क्या वह ब्लड मून के लिए एक गुप्त एजेंट हो सकती थी? और अब जब उनका अड्डा और संचालन लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, तो उसे सब कुछ फिर से शुरू करने के लिए बुलाया गया था। शायद ये फार्म उसके निजी इस्तेमाल के लिए है, जबकि गाड़ियां ब्लड मून के लिए हैं। लियू वेई ने सोच विचार करते हुए कहा। अगर ऐसा है और देशम की सरकार उसे ये सब करने का आदेश दे रही है, तो वह उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा वापस पाने की उम्मीद कर रही होगी। वांग चाओ ने गुनगुनाया। लेकिन आखिर वो ब्लड मून के संपर्क में आए ही कैसे? कंट्री एम की तो बात ही छोड़ो। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वो लगभग अपने अपार्टमेंट में ही रहती थी, कभी कभार खरीदारी करने या दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाती थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लगे कि यह हाल की बात है। शायद यही बात है महोदय, लियू वेई ने अपने बॉस के विचारों का अनुसरण करते हुए कहा। वह इस साल 20 साल की हो गई है। शायद वे उससे पहले तब मिले होंगे जब वह अपने माता पिता के साथ पार्टियों में जाती थी। 16 साल की लड़की को बहकाना 20 साल की लड़की से कहीं ज्यादा आसान होता है। हमें एक दिन उससे ये पूछना ही होगा, देखना होगा कि उसका बहाना क्या है और वह अपने देश के साथ विश्वासघात करने के लिए इतनी तैयार क्यों है। वांग चाओ ने लियू वेई को जाने का इशारा करते हुए जवाब दिया। उनके सहायक ने झुककर प्रणाम किया और जल्दी से कार्यालय से चले गए। वांग चाओ को उनके विचारों में डूबे रहने के लिए छोड़ दिया। उसने अलग रखी फाइल उठाए और पहला पन्ना खोला। उसमें एक युवती की तस्वीर थी, जिसके काले बाल कमर तक लटके हुए थे और उसकी नीली आंखें तस्वीर खींचने वाले की ओर चमक रही थी। वह कद में छोटी रही होगी, लेकिन उसकी हर बात से पता चलता था कि वह कितने आराम और सुविधा संपन्न परिवार में पली बड़ी है। उसकी त्वचा गोरी और बेदाग थी, उसके नाखून एकदम सलीके से रंगे हुए थे और उसकी पोशाक साफ तौर पर डिजाइनर थी। ब्लड मून उस तक कैसे पहुंच पाए और उन्होंने उसे अपने लिए काम करने के लिए किस बात का लालच दिया? वांग चाओ ने अनुमान लगाया कि सबसे अच्छे जासूस वे होते हैं जिनकी आप कभी उम्मीद नहीं करते। लेकिन अब उसे उसकी उम्मीद थी और वह उसे उसकी योजनाओं में कभी सफल नहीं होने देगा, चाहे वे कुछ भी हों। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। दिन के बाकी समय के लिए मेरी योजना अपने नए घर को देखने और उसके लिए एक नाम सोचने की थी। जैसे ही मैंने राजमार्ग से मुड़कर घने जंगल में प्रवेश किया, मैं सोचने लगा कि मैं इसे क्या नाम दूं। पेड़ों के बीच से रास्ता हट गया और एक बार फिर हरे भरे खेतों और राजसी पहाड़ों का मनमोहक दृश्य मेरे सामने आ गया। मैंने राहत की सांस ली, मेरे चेहरे पर मुस्कान बरकरार रही और मैं पहले 2 लाल खलिहानों को पार करते हुए कच्ची सड़क पर घर की ओर बढ़ता रहा। जब मैंने पहली बार यहाँ का दौरा किया तो मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने इतना जरूर देखा कि पिछले मालिक जल्दी में निकले होंगे। मुझे कारण तो नहीं पता, लेकिन वे खेती के औजारों से लेकर हर कमरे में रखे पलंग तक सब कुछ वहीं छोड़ गए थे। उम्मीद है कि उन्होंने कोई खाना नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि अब तक तो उसमें बदबू आ रही होगी। मैंने गैराज के सामने जीप रोकी और एक पल के लिए वहीं बैठ गया। 3 जन बीत गए थे, लेकिन आखिरकार मेरा अपना घर था। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इसे वो सब बनाऊंगा जो मैंने हमेशा चाहा और सपना देखा था, और इसे सिर्फ अपने लिए बनाऊंगा। अपनी खुद की जमीन होने की खुशी में डूबा हुआ,
मैं कार से उतरा और सामने के दरवाजे तक जाने वाले पत्थर के रास्ते पर चल पड़ा। चारों ओर बने देख पर हर 5 फीट पर खंभे लगे थे। उन्हें देखकर एक पारंपरिक फार्म हाउस का एहसास हुआ और मेरी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं कल्पना कर सकता था कि मैं सुबह यहाँ कॉफी का कप लेकर आऊंगा, ताज़ी हवा और नज़ारों का आनंद लूंगा। लेकिन ऐसी जगह को एक नाम की जरूरत थी, और स्वर्ग शब्द ने मुझे इसे चुनने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मुझे लगा कि यह नाम बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। अरे, जिस रियल एस्टेट ऑफिस से मैं बात कर रहा था, उसका नाम भी अर्बन पैराडाइज था। स्वर्ग, जन्नत, ये सभी नाम जमीन के इस हिस्से को दर्शाते थे, लेकिन साथ ही इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका था कि इन शब्दों का अर्थ ही खो गया था। मैं 2 सीढ़ियां चढ़कर डेक पर पहुंचा और दरवाजे पर हाथ रखकर उसे खोलने और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो गया। क्या यह अच्छा नाम था? एक नई शुरुआत से जुड़ा कुछ। फीनिक्स पक्षी का मतलब पुनर्जन्म होता है ना? लेकिन ये भी बहुत घिसा पिटा था। मैं कुछ ऐसा चाहता था जो सिर्फ मेरा है। अरे, हम इस बात पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अंदर से मैं अपनी बातें साझा करना पसंद नहीं करता। मेरे मन में एक विचार आया, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ऐसी अवधारणा इस दुनिया में कहीं मौजूद है। मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला और एलिसियन फील्ड्स खोजा। कोई परिणाम नहीं मिला। मुझे कुछ ऐसा मिल गया था जो सिर्फ मेरा था और किसी का नहीं। एलिसियन फील्ड्स स्वर्ग की यूनानी अवधारणा थी, एक ऐसा स्थान जहां वीर जब मरते थे और हेड्स पाताल लोक में जाते थे, तो उन्हें उनके जीवन में किए गए सभी कठिन परिश्रम और लोगों की मदद के लिए पुरस्कार के रूप में एलिसियन फील्ड्स में भेजा जाता था। जहां तक मुझे याद है, इसे धूप और ताजी हवा से भरपूर एक शांत, सुंदर क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था। बस यही था, यही मेरा स्वर्ग था। अध्याय 12। मैंने अपने नए घर में अपनी पहली रात अब तक देखी सबसे खूबसूरत चारपाई वाले बिस्तर पर बिताई। खैर, शायद मुझे कहना चाहिए कि पूरा कमरा किसी पत्रिका के पन्नों जैसा लग रहा था। बिस्तर एक विशाल किंग साइज का बिस्तर था, जिसका काला धातु का फ्रेम लकड़ी की चिमनी के सामने था। छत पुराने खलिहान की लकड़ी से बनी थी और खिड़की से पीछे पहाड़ों का नजारा दिखता था। वॉक इन क्लोजेट बहुत बड़ा और खाली था, जिसे मैंने एक अच्छा संकेत माना क्योंकि घर के लगभग हर दूसरे कमरे में कपड़े ही कपड़े थे। मैंने वो चादरें निकाली जो मैंने पहले उठाई थी। सभी सफेद रंग की थीं, जिन पर लवेंडर और गुलाबी चेरी के फूल बने हुए थे, और सोने से पहले बिस्तर ठीक किया। यह मेरे पुनर्जन्म के 5वें दिन का अंत था। अब जब मैं घर आ गया था और मेरी सूची बन चुकी थी, तो मैंने एक एक करके चीजों को निपटाना शुरू कर दिया और ज्यादातर काम करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने बाड़ लगाने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी जुटाई। मुझे सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बाड़ चाहिए थी, और मैं चाहता था कि वह मेरी 3000 एकड़ जमीन को पूरी तरह से घेर ले। मुझे पता था कि यह एक बड़ा खर्च होगा, लेकिन लंबे समय में यह फायदेमंद साबित होगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि लोग शहर भागने की कोशिश करें और सोचें कि मेरा घर उनके लिए रहने की अच्छी जगह होगी। केवल बाड़ खोजने से मुझे वह परिणाम नहीं मिला जो मैं चाहता था, और सुरक्षा बाड़ देखने से भी मुझे मनचाहा नतीजा नहीं मिला। मुझे धातु, छड़ों या किसी अन्य सामग्री से बनी ऐसी बाड़ नहीं चाहिए थी जिससे लोग आर पार देख सकें। ऐसा करना तो उन्हें अंदर आने के लिए उकसाने जैसा था। मैंने कंक्रीट की बाड़ बनाने वाली एक कंपनी को चुना जो हर तरह की बाड़ लगाती थी, और मैं ये जानकर हैरान रह गया कि कंक्रीट की बाड़ के एक से ज्यादा प्रकार होते हैं, जिसका नाम है ड्रैगन फेंसिंग। नाम सुनकर मुझे हंसी आ गई। पहले अर्बन पैराडाइज, फिर वांग एंटरप्राइजेज, फीनिक्स कॉन्ग्लोमरेट और अब ड्रैगन फेंसिंग। मुझे लगा जैसे एक ही पैटर्न चल रहा है, लेकिन अगर वे वाकई उतने ही अच्छे हैं जितना वे दावा करते हैं, तो मैं उन्हें काम पर रख लूंगा। मैंने मुफ्त अनुमान के लिए रिपोर्ट भरी और फिर अपनी सूची में अगले काम की ओर बढ़ गई, ईएमपी से बचना। ठीक है, मान लिया, यह मेरी सूची में अगला कदम नहीं था, शायद 7वां था, लेकिन मैं अपने लेमन क्रम्बल पाई का भरपूर आनंद ले रही थी। हाँ, मेरे घर में बेकरी की मिठाइयाँ सुरक्षित थीं, और मैं अपने डाइनिंग रूम की मेज छोड़ना नहीं चाहती थी। और अगर आप देखते कि वो कितनी सुंदर थी, पूरी तरह से ओक की लकड़ी से बनी और लगभग 20 लोगों के बैठने की जगह वाली, तो आप समझ जाते कि क्यों। खैर, सूचियों पर वापस आते हैं। मैंने सोचा कि जानवरों को ऑर्डर करने से पहले मुझे खलिहानों और बाड़ों की जांच करनी होगी, इसलिए अगली चीज जिसके लिए मुझे हिलने डुलने की जरूरत नहीं थी, वह थी ईएमपी ऊर्जा रोधी उपकरण। मेरे पिछले जीवन के अनुभवों के आधार पर जो ईएमपी हमला हुआ, वह किसी दूसरे देश का हमला या सौजवाला हो सकता था या नहीं भी हो सकता था। खैर, जब ऐसी स्थिति हो जो आपको परखने और आपकी समझ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हो,
तो ईएमपी के कारण जैसी बातें मेरी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर नहीं होती। और इससे पहले कि आप पूछें, हाँ, मेरे पास लगभग हर चीज की एक सूची है। तो ईएमपी युद्ध या पर्यावरण का परिणाम हो सकता है, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन हम इतना जानते थे कि इसने बिजली से चलने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया, सेल फोन से लेकर लाइट बल्ब, फ्रिज और बैंक लोन तक। केवल वही कारें चल पा रही थीं जो चिप या बिजली पर निर्भर नहीं थीं। दुर्भाग्य से इस दुनिया में 95% कारें इलेक्ट्रिक कारें थीं। उनके लिए तो ये बहुत बुरा हुआ। जो 5 मैंने अभी खरीदे थे वे वैसे नहीं थे, और अगर होते भी तो चिप या बिजली से संबंधित किसी भी चीज को हटाना उन संशोधनों का हिस्सा था जिन पर मैंने जोर दिया था। आपको लगेगा कि मालिक को ये समझ आएगा कि मैं ऐसा करने पर जोर देकर पागल हो रहा हूँ, लेकिन उसने बस अपना सिर हिलाया जैसे वह मुझसे पूरी तरह सहमत हो, और जिसने भी यह संशोधन नहीं करवाया वही पागल हो। एक जैसी सोच वाले लोगों से प्यार करना ही चाहिए, शायद वो आने वाली मुसीबतों से बच जाए। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मैंने इंटरनेट पर सामान्य तौर पर खोजा कि ईएमपी क्या होता है। ऐसा नहीं था कि मुझे ये जानना था कि इसे कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, या इसे कैसे सक्रिय किया जाता है। मुझे बस ये जानकारी चाहिए थी कि मैं ईएमपी के प्रभावों से अपनी चीज़ों को कैसे बचाऊं। दूसरे शब्दों में, मैं अपने फ्रिज, एयर कंडीशनर, स्टोव, घरेलू उपकरणों, फ्रिज और बिजली से चलने वाली उन सभी चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखूं जिन्हें मैं जीवन की आवश्यकता मानता हूं। वैसे इंटरनेट बंद होने पर मैं शो या फिल्में कैसे देखूंगा? शायद मुझे एक ब्लू रे या डीवीडी प्लेयर और कुछ टीवी खरीदने चाहिए ताकि मैं उन्हें देख सकूं। क्या ब्लू रे और डीवीडी अभी भी बनते हैं? इस बारे में बाद में पता लगाने के लिए इसे भी लिस्ट में जोड़ लेता हूं। मैंने अपना ध्यान फिर से ईएमपी पर केंद्रित किया और यह जानने की लंबी प्रक्रिया शुरू की कि वे वास्तव में क्या हैं और उनसे अपनी चीज़ों की रक्षा कैसे करें। सर, मेरे पास आज की रिपोर्ट है। वह कुछ असामान्य चीज़ों की खोज कर रही है और उसने हमारी कंपनी ड्रैगन फेंसिंग से फार्म पर जाकर कंक्रीट की बाड़ लगाने का कोटेशन देने का अनुरोध किया है, लियू वे ने सीईओ को दैनिक रिपोर्ट सौंपते हुए कहा। ली दायलू की रिपोर्ट शामिल न करना थोड़ा अजीब लगेगा। वह क्या देख रही है? वान चाओ ने अपने हाथ में मौजूद अनुबंध पर नजर रखते हुए पूछा। ईएमपी, उनके सहायक ने तुरंत जवाब दिया। वान चाओ ने कागजात नीचे रख दिए और लियू वेई को घूरने लगा। ईएमपी, उसने बिना किसी भाव के कहा, लेकिन दफ्तर का पूरा वातावरण तनाव से भर गया। ईएमपी के बारे में क्या? सब कुछ, महोदय। वे कैसे बनते हैं, चाहे वे मानव निर्मित हो या पर्यावरणीय? उनका प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? अधिकतम प्रभाव डालने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? प्रभाव को कैसे कम किया जाए और उनसे कैसे बचाव किया जाए? क्या ब्लड मून ईएमपी हमले की योजना बना रहा है? वान चाओ ने लियू वेई की ओर देखते हुए पूछा। सच कहूं तो महोदय, पिछले सप्ताह उनके अड्डे पर छापा मारने के बाद से हमें ब्लड मून के बारे में कोई चर्चा नहीं मिली है। ली दायलू क्या कर रहा है? इसके अलावा हमें ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे क्या योजना बना रहे हैं। समझ गया। किसी एक आदमी को ईएमपी पर अपना शोध करने के लिए कहो और ड्रैगन फेंसिंग से संपर्क करके उनके साथ अनुमान लगाने के लिए जाने की व्यवस्था करो। अनुबंध प्राप्त किए बिना उस जगह से मत निकलना। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें क्या करना पड़े, समझे? बिल्कुल महोदय, लियू वेई ने झुककर कहा और वान चाओ के कार्यालय से निकल गए। उन्होंने पहले ही ड्रैगन फेंसिंग से संपर्क कर लिया था और फीनिक्स के विज्ञान विभाग को एक ईमेल भेज दिया था। अध्याय 13। अगली सुबह मैं अपने बरामदे में कॉफी हाथ में लिए खड़ी थी और चारों ओर देख रही थी। मुझे इस जगह की खूबसूरती को स्वीकारना था, साथ ही यह भी समझना था कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह एक नाजुक संतुलन था, और मुझे यकीन है कि एक बार जब सारे काम शुरू हो जाएंगे तो इसकी नवीनता खत्म हो जाएगी। कल मुझे ड्रैगन फेंसिंग से तुरंत जवाब मिला कि वे आज सुबह आकर मुझे मेरे मनचाहे सामान का कोटेशन दे सकते हैं। ये देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया। सच में मेरे देश में तो चीजें इतनी जल्दी नहीं होती। खैर, मैं अपने डेक पर कॉफी का कप हाथ में लिए बाड़ लगाने वालों का इंतजार कर रही थी, तभी मुझे एक प्यारी सी म्याऊं सुनाई दी। मैंने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा और वहां एक नन्हा प्यारा सा काला बिल्ली का बच्चा खड़ा था। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती से उसे वह कह दिया। अपना छोटा सा सिर मेरे पैर से रगड़ रहा था, मानो मुझसे उसे गोद में उठाने की विनती कर रहा हो। और मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता था। एक हाथ में कॉफी थी, क्योंकि जब तक मैं उसे 2-3 बार खाली नहीं कर देती तब तक उसे नीचे नहीं रखना था, और दूसरे हाथ में एक बिल्ली का बच्चा था। मैं चाहती थी कि मुझे एक एडिरोंडेक कुर्सी मिल जाए जिसमें मैं धंस जाऊं।
बदकिस्मती से मेरे पास सिर्फ खाली जगह थी, कोई जादुई कुआं नहीं। कोई कुर्सी नहीं मिली, इसलिए मैं सीढ़ी पर ही बैठ गई। मैंने बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और उसे सहलाने लगी। इस बार मैंने जांच कर पुष्टि की कि वह नर ही है। वह मेरे हाथ के नीचे गुर्राने लगा और मुझे बस मुस्कुराना पड़ा। जाहिर है मैं उसे रख ही रही थी। भले ही फार्म को चूहे पकड़ने वाले की जरूरत न हो, वह इतना प्यारा था कि उसे रखे बिना रह ही नहीं सकती थी। हेड्स के बारे में क्या ख्याल है? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। जब उसने अपनी छोटी सी म्याऊं से जवाब दिया तो उसने एलिसियन फील्ड्स में अपनी जगह पक्की कर ली थी। गाड़ी दिखने से पहले ही मुझे उसकी गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैंने हेड्स को नीचे रखा और अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। मैंने देखा कि 3 आदमी कार से बाहर निकले, जिनमें से एक ने उस अवसर के लिए बहुत अधिक कपड़े पहने हुए थे। नमस्कार सुश्री ली, मेरे सामने आकर रुके उस व्यक्ति की मधुर आवाज सुनाई दी। वह लंबा था, उसके बाल काले और आंखें भूरी थीं। जब उसने मेरी ओर देखा तो उसके सुनहरे चश्मे का किनारा सूरज की रोशनी में चमक उठा। उसका काला 3-पीस सूट, एकदम इस्त्री की हुई सफेद कमीज और उसकी बेदाग नीली टाई देखकर मुझे कुछ शंका हुई। सूरज की रोशनी में उसके चश्मे का प्रतिबिंब देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं अभी भी चमकदार धातु के डर से उबर रही थी। अगर आपको लगता है कि यह एक बेतुका डर है, तो कृपया इससे पहले के अध्यायों को देखें जहां मैंने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है कि चमकदार चीजें और विपरीत रंग भोजन बनने का सबसे अच्छा तरीका है। यह आदमी देखने में बाड़ लगाने वाली कंपनी में काम करने वाला नहीं लग रहा था और मुझे मालिक के खुद आकर अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं दिखी। सच तो यह है कि मैंने आज तक बाड़ लगाने, बागवानी करने या किसी भी तरह के शारीरिक श्रम वाली कंपनी के मालिक को ग्राहक के घर सूट पहनकर आते नहीं देखा है। हेलो, मैंने डेक से नीचे उतरे बिना जवाब दिया। आप कौन हैं? ठीक है, तो 10 साल तक सर्वनाश में रहने के कारण मैं अपने पालक माता पिता द्वारा सिखाए गए सभी शिष्टाचारों को भूल गया था। चाहे जो भी हो, मुझ पर मुकदमा कर दो। अरे, अपना परिचय न देने के लिए क्षमा करें। मेरा नाम लियू वेई है और मैं फीनिक्स समूह के सीईओ का सहायक हूँ। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने हाथ नहीं मिलाया। एक विशाल कंपनी के सीईओ के सहायक के पास मुझे तलवारबाजी का सबक सिखाने का समय कैसे हो सकता है? क्या कारोबार इतना मंदा है? मुझे लगता है कि मैं व्यंग्य की भाषा में माहिर था। चाहे वह व्यंग्य के रूप में सामने आया हो या नहीं, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं था। मेरी प्रतिक्रिया सुनकर लियू वेई हंस पड़े और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उन्होंने अपने पीछे खड़े 2 आदमियों को आगे आने का इशारा किया। ये लियू होंग ताओ और लियू मिंग जी हैं। ये ड्रैगन फेंसिंग से हैं और आपकी मदद करने में उन्हें बहुत खुशी होगी। और आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जब मैंने वह सवाल पूछा तो वह चौंक गया, मानो उसे कभी शक ही न हुआ हो कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना उच्च पदस्थ व्यक्ति मेरी बाढ़ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसने ऐसे कहा जैसे उसे अभी अभी जवाब सूझा हो। आपने ये जमीन अबन पैराडाइज के जरिए फीनिक्स समूह से खरीदी है और अब आप हमारी बाढ़ लगाने वाली कंपनी की सेवाएं ले रहे हैं। मैं बस ये देखने आया हूँ कि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं या नहीं। मैं अपने बालों को देखना चाहती थी कि क्या पिछले 1 घंटे में बिना मेरी जानकारी के वे सुनहरे हो गए हैं। नहीं, हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगा था। जरूर, मैंने जवाब दिया। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उन 2 आदमियों की तरफ देखा जो साफ तौर पर अपना काम करने आए थे। चलिए शुरू करें, मैंने पूछा और इंतजार कर रहे आदमियों के पास जाने के लिए 2 सीढ़ियां उतर गया। मेरे हाथ में अभी भी कॉफी थी, क्योंकि कॉफी ही तो जिंदगी है। मैंने अपनी सारी इच्छाएं स्पष्ट कर दी, जैसे कि एक सजावटी कंक्रीट की दीवार। आखिरकार मुझे भी उसे देखना होगा और वह कम से कम 10 फीट ऊंची हो। जब मैंने ये कहा तो उन्होंने मुझे कुछ अजीब तरह से देखा, लेकिन सच कहूं तो यह मेरे जीवन की कहानी थी। खैर, कई जिंदगियों की कहानी थी, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक सामान्य बाढ़ 6 फीट ऊंची होती है, लियू मिंग जी ने कहा। अध्ययनों से पता चला है कि अतिरिक्त ऊंचाई जोड़ने से भी कोई व्यक्ति उस पर चढ़ने की कोशिश करने से नहीं रुकता और यह केवल पैसे की बर्बादी है। वाह, कितना प्यारा, धन्यवाद। आप सही कह रहे हैं। चलिए 15 फीट चलते हैं और आज का काम यहीं खत्म करते हैं। 15 फीट? लियू होंग ताओ ने आश्चर्य से पूछा कि 6 फीट की सिफारिश को सिर्फ एक वाक्य में 2 गुने से भी अधिक कैसे कर दिया गया? क्या मुझे और पैसे देने चाहिए? मैंने उलझन में उनकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैं उनके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे पैसे बचाने के लिए नहीं कहा था,
चाहे यह विचार कितना भी अच्छा क्यों न हो। और उनके पेशेवर रवैये को देखते हुए मैं उनकी कंपनी के साथ काम करने को तैयार थी, भले ही वो हमारे पीछे पीछे चल रहे उस अजीब आदमी से जुड़ी हो। जब भी वो अपने पेटेंट लेदर के जूतों में किसी गड्ढे या खेत में इस्तेमाल होने वाली ऐसी ही किसी चीज में पैर रख देता तो उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। खैर, उसे यहाँ किसने बुलाया था? अब वापस उन लोगों के पास चलते हैं जो यहाँ असल काम करने आए हैं। मैंने उनके चेहरे के भाव देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, मैं इस जगह को बाहरी दुनिया से जितना हो सके उतना सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मैं इस बात पर परेशान होने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि मुझे बाढ़ और ऊंची बनानी चाहिए थी। वैसे भी बाढ़ पर चढ़ने की कोशिश करने वाला हर जीव इंसान ही नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, लियू मिंगजी ने कहा। यहाँ आसपास बहुत सारे भालू हैं, साथ ही हिरन और भेड़िए भी। ये सभी अलग अलग कारणों से आपकी जमीन की ओर आकर्षित होंगे। ऐसी बाढ़ बनाना समझदारी होगी जिसे वे पार न कर सकें। चेन लिंक जैसी बाढ़ के मुकाबले कंक्रीट की बाढ़ की खासियत यह है कि भालू इसके किसी भी हिस्से का सहारा लेकर ऊपर नहीं चढ़ सकते। हालांकि सुंदरता के लिहाज से मेरी सलाह है कि इसकी ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा न हो। मैंने उसकी बात पर गौर किया, लेकिन सच कहूं तो भेड़िए, हिरन और भालू मेरी सबसे छोटी चिंताएं थीं। ठीक है, 10 फीट। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या प्रवेश और निकास द्वार है। मुझे उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में 3 मुख्य द्वार चाहिए और दरवाजे जैसे 6 छोटे द्वार भी। संपत्ति का पिछला हिस्सा पर्वत श्रृंखला से सटा हुआ है और मुझे उसे बाड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं दिखती। मैं चाहता हूं कि अगर संभव हो तो दरवाजे बाहर से दिखाई न दें। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैं 3 मुख्य द्वारों को कैसा दिखाना चाहता हूं और उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की समस्या तो और भी बड़ी है। चूंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक लॉक के अलावा किसी और चीज का ज्ञान नहीं था, इसलिए मुझे विशेषज्ञों से पूछना पड़ा। दुर्भाग्य से उन्होंने मुझे निराश किया। किसी गेट से अंदर और बाहर निकलने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, जिसके लिए आपको या तो कोड डालना होगा या सिग्नल की आवश्यकता होगी, लियू होंगताओ ने कहा। और अगर बिजली चली जाए तो क्या होगा? मैंने उस आदमी की ओर देखते हुए पूछा। अध्याय 14। और अगर बिजली चली गई तो क्या होगा? मैंने लियू होंगताओ की ओर देखते हुए पूछा। इलेक्ट्रॉनिक तालों के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि बिजली गुल होने पर वे काम करना बंद कर देंगे। ये बिल्कुल सच नहीं है। बिजली बहाल होने तक प्रत्येक ताला बैटरी पर चलता रहेगा। मैंने उसके जवाब पर सिर हिलाया। पेशेवर रवैये के लिए 10 अंक और मेरी बात उसके सिर के ऊपर से निकल जाने के लिए 10 अंक। और अगर बिजली का झटका लगे और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो जाएं तो? मैंने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए पूछा। ऐसा होने की संभावना 0.05% से भी कम है, लियू मिंगजी ने जवाब दिया। उनके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आशंकित बच्चे से बात कर रहे हों। मजाक तो उसी पर भारी पड़ा। मैं न तो सनकी था और न ही बच्चा, लेकिन उसे सबक कड़वे अनुभव से ही सीखना पड़ेगा। जाहिर तौर पर हमने लियू वेई को बातचीत में शामिल होने के लिए पर्याप्त समय दे दिया था, क्योंकि जब मैंने बिजली के अचानक बढ़ने के बारे में बात करना शुरू किया तो उसने मुझे अजीब तरह से देखा। फिलहाल हम सभी फाटकों और दरवाजों पर बिजली से चलने वाले ताले लगा दें और फीनिक्स स्थित अनुसंधान विभाग एक ऐसा सुरक्षित ताला विकसित करना शुरू कर दे जो किसी भी बिजली के झटके को झेल सके। क्या यह आपको स्वीकार्य होगा, मिस ली? मैंने उस आदमी की तरफ मुड़कर देखा और हमारी मुलाकात के बाद पहली बार उसमें उम्मीद की किरण दिखी। बेशक, लेकिन आप ऐसा कुछ कब तक सोच पाएंगे? मैंने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि हम कोई नई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये स्वीकार्य समय सीमा के भीतर हो जाना चाहिए। आप कब तक ऐसा सोच रहे हैं? 9 महीनों के भीतर, मैंने मन ही मन हिसाब लगाते हुए कहा। मुझे पुनर्जन्म लिए हुए केवल 6 दिन ही हुए हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे इससे ज्यादा समय बीत गया हो, इसलिए प्रलय आने से पहले मेरे पास लगभग 1 साल का समय था। लेकिन वेब उपन्यासों ने मुझे जो कुछ सिखाया वह ये था कि जब भी कोई पुनर्जन्म लेता है तो समयरेखा गड़बड़ा जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उन उपन्यासों ने मुझे ये भी आश्वस्त किया कि दोस्तों के साथ बाहर जाकर ज़ॉम्बीज को मारना एक मजेदार गतिविधि हो सकती है। स्पष्टतः उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हालांकि सावधानी बरतने में ही भलाई है। 9 महीने के अंदर, लियू वेई ने अपने टैबलेट पर नोट करते हुए पूछा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमें कोई सवाल हो तो आपसे संपर्क करने के लिए क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं? जरूर, मैंने कहा। मेरी ज़रूरतें बहुत ही स्पष्ट थीं,
इसलिए ये कहना उचित लगा। लेकिन अभी कुछ और बातें भी हैं जिन पर चर्चा करनी है। और वे क्या होंगे? लियू वेई ने पूछा। दरवाजों के बारे में। मुझे सलाखें नहीं चाहिए, मुझे कुछ हिस्सा चाहिए जो अंदर से बाहर की ओर खुले, मैंने अपने मन की बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं चाहता था कि दरवाजे बाहर की दुनिया की ओर खुले, ताकि अगर आप अचानक से खुल जाएं तो वे आपको जोर से लगें। मैं ये भी चाहता था कि जब मैं अपने खेत से निकलूं तो भागना तेज और आसान हो। मुझे गलत मत समझिए, दुनिया के अंत के समय में यही छिपने की योजना बना रहा हूं, लेकिन एक समझदार खरगोश के पास एक से ज्यादा बिल होते हैं। यही कारण था कि पूरब और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार बनाए गए थे। अगर मुझे उस रास्ते से गाड़ी निकालनी पड़े तो मुझे कुछ हिस्सा चाहिए जो तेज और आसान हो। 6 छोटे दरवाजे इसलिए थे ताकि अगर मैं समय पर गाड़ी तक न पहुंच पाऊं तो पैदल निकल सकूं। साथ ही एक छोटा दरवाजा एक बड़े गेट की तुलना में कम ध्यान आकर्षित करेगा। 1 मिनट रुकिए, मैं एक बात भूल गया। मुझे नहीं लगता कि आपके पास रंग बदलने वाला कंक्रीट है ना? मैंने पूछा, ये जानते हुए कि यह शायद असंभव था, लेकिन मैंने सोचा कि पूछने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लियू मिंगजी ने उत्तर दिया। क्या इसे बनाने की कोई संभावना है? मैंने लियू वेई की ओर ध्यान देते हुए पूछा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारा तकनीकी विभाग कुछ न कुछ हल निकाल सकता है, लेकिन इसमें कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे और तब तक हम बाड़ लगाना शुरू नहीं कर पाएंगे। उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही मैंने सिर हिलाना शुरू कर दिया। अगर वे बाड़ के लिए ग्रे या सफ़ेद रंग का कंक्रीट इस्तेमाल करते तो रात में उसका रंग साफ दिखाई देता और आसपास के ज़ॉम्बी उसे आसानी से देख लेते। अगर वे उसे गहरे ग्रे या काले रंग का इस्तेमाल करते तो दिन में भी यही समस्या होती। अब मुझे लगता है कि मैंने यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी है कि ये ज़ॉम्बी सामान्य नहीं थे। दिन में निष्क्रिय रहने के बजाय वे अपनी तेज गति बनाए रखते हुए इंसानों के लिए खतरा बने रहे। वास्तव में वे दिन में बेहतर शिकार कर पाते थे क्योंकि इंसानों को यह समझने में समय लगा कि चमकीले और गहरे रंग आसानी से दिखाई देते हैं। और हाँ, उनके काले बाल भी। हाँ, ये बहुत बुरा था। रात का समय लगभग और भी बुरा होता था अगर ऐसा संभव हो तो। चूंकि उन्हें मूल रूप से सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था, इसलिए वे रात में शिकार करने में कहीं अधिक सफल होते थे। वे किसी भी ऐसी जगह में घुस जाते थे जहां इंसान सोते थे और उन्हें उठा ले जाते थे। किसी को कुछ सुनाई भी नहीं देता था, वे बस जागते और देखते कि उनके बगल वाला बिस्तर खाली है। हाँ, बिल्कुल बुरे सपने जैसा। मैंने संपत्ति के चारों ओर नजर घुमाई और इस ताज़ा बाधा से निपटने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश की। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं? लियू वेई ने मेरे पास आकर पूछा। उनकी उपस्थिति अदृश्य थी और उनके कदम धीमे थे, इसलिए मैं अपने विचारों से बाहर नहीं आ पाया और मैंने स्वतः ही जवाब दे दिया। विपरीत रंग, मैंने बाहर देखते हुए कहा। अंधेरे में सफ़ेद या हल्का ग्रे रंग बहुत स्पष्ट दिखाई देगा और उजाले में काला या गहरा ग्रे रंग बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। अगर मैं समय के अनुसार सामग्री का रंग नहीं बदल सकता तो मुझे ऐसा रंग चाहिए जो किसी भी समय आसपास के वातावरण में घुल मिल जाए। वह सोच में डूबा हुआ सा लग रहा था और चारों ओर देख रहा था। जंगल का हरा रंग क्यों नहीं? उसने हमारे सामने घने जंगल की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं यही सोच रहा था, लेकिन जब सर्दी आए और इनमें से अधिकांश पेड़ों के पत्ते झड़ गए तो बर्फ के बीच जंगल का हरा रंग बहुत ज्यादा उभरकर सामने आएगा। इसीलिए तो आपको रंग बदलने वाला सीमेंट चाहिए था, उसने सोचा समझाते हुए कहा। बिल्कुल सही, मैंने कहा और समाधान खोजने की कोशिश में अपना पूरा दिमाग खपाने लगा। इसे मेरे पास छोड़ दो, लियू वेई ने मेरी ओर देखते हुए कहा। एक बेहद महत्वपूर्ण सीईओ के सहायक के रूप में मुझे लगता है कि आपके पास मेरी बाढ़ के रंग का पता लगाने में मदद करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम है। मेरे जवाब पर वह हल्के से हंसा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह मुस्कान पहली बार देखी गई मुस्कान से कहीं ज्यादा सच्ची थी। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका हल निकाल लूंगा। आखिरकार इतने महत्वपूर्ण सीईओ का सहायक होने का मतलब है कि मैं समस्या सुलझाने में माहिर हूँ। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई और यह मामला उसे सौंपने के लिए तैयार हो गया। मेरे पास पहले से ही बहुत काम था, लेकिन पूरी बाढ़, ताले और बैकअप ताले 9 महीने में पूरे करने होंगे। 9 महीने, उन्होंने गंभीरता से मेरी ओर देखते हुए कहा। ये हो जाएगा, धन्यवाद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार मैंने हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और एक बार हिलाकर अभिवादन किया।
सौदा तय हो गया और ड्रैगन फेंसिंग के कर्मचारियों ने उनकी विशिष्टताओं और मापों को नोट किया और कुछ ही दिनों में कोटेशन देने का वादा करते हुए अपने कार्यालय वापस चले गए। लियू वेई उनके साथ वापस चली गई और मैं हेड्स के साथ अकेला रह गया। मुझे एक कप कॉफी की सख्त जरूरत थी। मुझे उस खास विलासिता की चीज का सचमुच बहुत सारा स्टॉक करना होगा। शायद कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी ले लूं। अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लिए मैं वापस डाइनिंग टेबल पर गई और अपनी जरूरी चीजों की सूची पर काम जारी रखा। अध्याय 15। लियू वेई ने फीनिक्स स्थित वान चाओ के कार्यालय के दरवाजे के बाहर खड़े 2 गार्डों को सिर हिलाकर अभिवादन किया। दरवाजा खटखटाकर उन्होंने अंदर जाने से पहले गार्ड की प्रतिक्रिया का इंतजार किया और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। कैसा रहा? वान चाओ ने अपनी डेस्क के पीछे से ऊपर देखते हुए पूछा। आमतौर पर उन्हें व्यावसायिक रिपोर्टों, अनुबंधों या स्टॉक रिपोर्टों से हटाना असंभव होता, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वह उनका ही इंतजार कर रहे थे। सचमुच? लियू वेई ने अपने विचारों को समेटने की कोशिश करते हुए पूछा। वह कई घंटों से खेत में था और अभी भी रिपोर्ट लिखने के लिए अपने विचारों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा था। पूरी घटना ने उसे बुरी तरह से झकझोर दिया था। क्या मैं तुमसे झूठ बोलने के लिए कहूंगा? वान चाओ ने अपने आमतौर पर शांत रहने वाले सचिव की ओर देखते हुए उत्तर दिया और सोचा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। माफ कीजिए महोदय, लियू वेई ने अपने बॉस के सामने बैठते हुए और आराम से बैठते हुए कहा। सच कहूं तो चाओ, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अपने दोस्त के काम पर सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल न करने पर आश्चर्यचकित होकर वान चाओ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और आगे आने वाली बात के लिए खुद को तैयार कर लिया। तुम्हारा मतलब क्या है? बिल्कुल जैसा मैंने कहा, ये वैसा कुछ भी नहीं था जिसकी हमें उम्मीद थी। संपत्ति पर किसी और की मौजूदगी का कोई संकेत नहीं था। वह न तो कुछ छुपा रही थी और न ही संदिग्ध व्यवहार कर रही थी। वैसे पहली नजर में ही पता चल जाता है कि उसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वह एक खेत में अकेली महिला की तरह व्यवहार कर रही थी और आसपास के जानवरों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत बाड़ चाहती थी। ठीक है, वान चाओ ने अपने व्यापारिक जगत और वान परिवार की सेना में अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति की बात सुनते हुए कहा। अगर ऐसा था तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही थी? ये उसके अनजाने में दिए गए छोटे छोटे इशारे थे। लियू वेई ने उठते हुए और अपने लिए एक गिलास विस्की लेते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि शराब पीने से उसे यह समझने में मदद मिलेगी कि किस बात ने उसे इतना उत्तेजित किया था। उसने पूछा कि क्या उसके गेट के लिए कोई बेहतरीन ताला है जो बिजली से न चलता हो। एक आदमी ने कहा कि बिजली जाने पर भी ताला काम करेगा और यही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, और उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह बेवकूफ हो। फिर उसने खास तौर पर पूछा कि अगर बिजली का झटका लगे तो क्या होगा। उनका जवाब, उन्होंने कहा कि ऐसा होने की संभावना 0.05% से भी कम है। उस समय उनके चेहरे पर लगभग दया का भाव था। मैंने कहा कि मैं ये देखने को तैयार हूं कि क्या हमारा तकनीकी विभाग कुछ समाधान निकाल सकता है और क्या उनके पास कोई समय सीमा है जिसे वे ध्यान में रख रही हैं। मुझे लगता है उसने ऐसा किया होगा। 9 महीने। लियू वेई ने बची हुई शराब एक ही बार में पीकर जवाब दिया और फिर अपने लिए एक और गिलास भर लिया। वान चाओ ने चिंता से अपने दोस्त की ओर देखा। उसने उसे पहले कभी इस तरह शराब पीते नहीं देखा था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। पता है क्या, मुझे नहीं पता कि मैं हूं या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी मुलाकात में ऐसा क्या हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत बेचैन हूं। जैसे कुछ होने वाला है। क्या आपको यकीन है कि इसका ब्लड मून से कोई लेना देना नहीं है? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। नहीं, मुझे लगभग यकीन है कि उसका ब्लड मून से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो मैं कहूंगा कि उसका ली दायलू से भी कोई संबंध नहीं है। उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगे कि वह दूसरी पीढ़ी की अमीर है। आपको ऐसा क्यों लगता है? वान चाओ ने पूछा। अब वह लियू वेई की बात सुनने के लिए आगे झुक गया था। विपरीत रंग, जवाब आया। वान चाओ हैरान रह गया। विपरीत रंगों का इससे क्या लेना देना है? बिल्कुल सही कहा ना। लियू वेई ने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हाथ पटकते हुए कहा। उसे रंगों के विपरीत संयोजन की इतनी परवाह क्यों है कि वह मुझसे पूछ रही है कि क्या हमारे तकनीशियन इसे 9 महीने में तैयार कर सकते हैं? और ये 9 महीने आखिर क्या मायने रखते हैं? क्या उसने विपरीत रंगों के अलावा कुछ और कहा? उसने कहा कि रात में सफेद कंक्रीट बहुत ज्यादा ध्यान खींचेगी और दिन में काला रंग भी। मैंने जवाब दिया कि अगर वह चाहती है कि बाड़ आसपास के वातावरण में घुल मिल जाए तो शायद वह गहरे हरे रंग का चुनाव कर सकती है।
अगर वह जंगल में घुल मिल जाना चाहती है तो यह एक अच्छा विकल्प होगा, वान चाओ ने संभावित समाधान के बारे में सोचते हुए कहा। उनका दिमाग इस तरह की समस्याओं को सुलझाने में माहिर था और जब तक इसका हल नहीं निकल जाता तब तक वे सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहेंगे। सिवाय इसके कि सर्दियों में जब अधिकांश पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, तब जंगल का हरा रंग बर्फ की सफेदी के साथ एक विपरीत दृश्य प्रस्तुत करता है। तो आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें ऐसे इलेक्ट्रिक लॉक्स पर विचार करने की जरूरत है जो ईएमपी का सामना कर सके और पर्यावरण में घुल मिल सके, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि 9 महीने में कुछ होने वाला है और मुझे लगता है कि वह इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। लियू वे ने इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त होकर कहा। समझ गया, वान चाओ ने जवाब दिया और अपनी मेज पर रखे कागजों की ओर लौट गया। तो फिर इसे अमल में लाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिन तेजी से बीतते गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। मैंने वो सब चीजें खरीदी जिन्हें मैं आम जरूरत समझती थी, वाटर बाथ कैन, प्रेशर कैन, डिहाइड्रेटर और फ्रीज ड्रायर। मैंने सोचा कि मैं अपने कमरे में रखे सभी बिजली के उपकरणों को ईएमपी विस्फोट के बाद इस्तेमाल कर सकूंगी। आखिरकार ऐसा तो नहीं था कि बिजली बिल्कुल नहीं होगी, बस बिजली की उतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि बिजली इस्तेमाल करने वाली सारी चीजें जल चुकी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में कई जनरेटर जोड़ दिए जिन्हें स्टोर से लेना था। ये बिजली बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं इन्हें फिर से अपने घर में सुरक्षित रख सकूंगा। फार्म में बिजली की जरूरत वाली हर चीज को देखते हुए मैंने 10 जनरेटर खरीदने का फैसला किया, हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद मुझे 2-3 और खरीद लेने चाहिए थे। एहतियात के तौर पर मैंने लिस्ट में 15 और जोड़ दिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचने की कोशिश की कि मुझे और क्या चाहिए होगा। फिलहाल मेरे पास खाने पीने की चीजें सीमित थीं, क्योंकि मैं कुछ भी उगा नहीं सकता था और मैंने 6 किराना स्टोर से सारी कॉफी खरीद ली थी। मैंने चाय की पत्तियां भी ले ली थीं, लेकिन सच तो यह है कि कॉफी ही मेरी जिंदगी थी। धन्यवाद दोस्तों मेरी स्टोरी सुनाने के लिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी बेहतरीन स्टोरीज आपके लिए लेकर आऊं। बाय बाय, शुक्रिया।